क्लास 11th थोड़ा सा आप इजी वे में लेते हैं, जबकि क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम होता है। तो क्या आपको कोई तरीका बदलना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एनसीईआरटी जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। अगर आपने पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली तो फिर नोट्स कैसे है? आपको मार्क्स हो सकता है 100 में से 95 मिले, 94 मिले। तो लिखा तो बिल्कुल 99 का था। सो स्टूडेंट्स, एक लंबे समय से आप लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें 11th के बाद अगर 12th में आकर के पढ़ाई करनी है तो क्या चेंज करना चाहिए। क्लास 11th में पढ़ाई करने का जो आपका तरीका था, चूंकि अब आप बोर्ड की क्लास में आ गए हैं, तो क्या आपको कोई तरीका बदलना चाहिए? क्या बोर्ड की तैयारी के लिए आपको विशेष प्रिपरेशन की जरूरत है, विशेष स्ट्रैटेजी की जरूरत है? तो हाँ, मैं ये कहूंगा बिल्कुल जरूरत होती है। क्लास 11th थोड़ा सा आप बहुत ही इजी वे में लेते हैं, जबकि क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम होता है और उसको आप थोड़ा सा एक अलग प्रकार से लेते हैं। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपको बहुत मदद करेंगे अगर आप इस समय क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल पढ़ने की जगह रिविजन आधारित पढ़ाई करें। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है कि अब आप क्लास 12th में हैं तो आपको बहुत ही तैयारी के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। मतलब केवल पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, इससे काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको इसके लिए रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। डेली का डेली जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन भी कीजिए, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रिवीजन आधारित आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अब रिवीजन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आज आपने स्कूल के अंदर पढ़ाई की या फिर आपने ट्यूशन में ऑनलाइन पढ़ाई की, पढ़ तो लिया आपने उस चैप्टर को, लेकिन क्या आपने उसका रिवीजन किया है? जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका पढ़ा हुआ वो चैप्टर आपको ज्यादा विशेष लाभ नहीं पहुंचाने वाला है। तो रोज का रोज रिवीजन करेंगे तो आपके ऊपर रिवीजन का बोझ नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? डेली का डेली रिवीजन करना है। उसके बाद ध्यान रखिए, एनसीईआरटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी की किताब के साथ में बहुत सारा कंटेंट जो है दूसरा भी रखते हैं, वो चाहे पासबुक हो या फिर अदर नोट्स वगैरह एटसेट्रा, जिनको हम कह सकते हैं। बट क्या आपको पता है, एनसीईआरटी जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। मतलब वहां पर जो लिखा गया है वही सत्य है। बोर्ड आपको जो मार्किंग करेगा वो एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा गया है उसी के आधारित अगर आप लिख रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं किया है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके कट सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करना है। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। ठीक इसी तरह से आपको भी क्या करना है, पढ़ाई करते वक्त जो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है आप उनको हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद वापस दोबारा जब आप देखेंगे, पेपर पलटेंगे, तो आपको केवल उन चीजों पर ही ध्यान देना होगा। हमने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है जो कि किताबों को एक बार नहीं बल्कि 10 बार पढ़ डालते हैं, और वो हाईलाइट की हुई जो चीजें होती है वो एग्जाम के अंत में उनके लिए बहुत कामगार सिद्ध होती है, जब उनको उन सभी चीजों को याद करना होता है। नोट्स छोटे और परीक्षा केंद्रित बनाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी आदत है, क्योंकि नोट्स बनाने से 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, आपकी लिखने की स्पीड बढ़ती है, लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। दूसरा, आप लिखते लिखते याद भी कर लेते हैं। तो आपको दोनों ही फायदे हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं वो नोट्स आपके कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। अगर आपने पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली तो फिर नोट्स कैसे है? नोट्स का मतलब है काफी इंपॉर्टेंट, काफी प्राइम चीजें जो होती है उनको आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी किताब को एक बार फिर से पढ़ सकें। उस समय ये नोट्स ही आपके काम आएंगे, जिनको कि आप शॉर्ट रिवीजन में ले सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है। इसके अलावा रोज प्रश्न लिखकर अभ्यास करें। देखिए, प्रश्न लिखकर अभ्यास करना बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में एक जिसको कहते हैं ना कि अच्छी टेक्निक जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने उत्तर तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन लिखने की टेक्निक जो थी वो आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। आपने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो प्रॉपर नहीं थे, उन वर्ड्स को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता, बहुत नॉर्मल शब्द यूज कर लिए हैं। इस कारण से आपको मार्क्स हो सकता है 100 में से 95 मिले, 94 मिले, जबकि आपने लिखा तो बिल्कुल 99 का था, 100 का था। तो अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो बहुत जरूरी है कि आप लिख करके अभ्यास करें। डेली लिख करके अभ्यास करना एक बहुत अच्छी आदत होती है। डेली लिखना चाहिए, भले आप थोड़ा ही लिखें, लेकिन आपको डेली लिख करके अभ्यास करना चाहिए। समय का सही विभाजन करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिए होता क्या है, बिना किसी प्लान के जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम वो कहते हैं ना कि गधा मजदूरी कर रहे हैं। आजकल तो स्मार्ट वर्क है, मतलब आपको बाकायदा तरीके से पढ़ना चाहिए। जो आपको सबसे टफ विषय लगता है, आपको
उसको सबसे अधिक समय देना है। नॉर्मल जो आपको सब्जेक्ट्स लगते हैं आप उनको थोड़ा कम समय दे सकते हैं। कौन से विषय को कब पढ़ना है ये भी आपके इस टाइम टेबल में आता है। कौन कौन से विषय आपको किस किस क्रम में पढ़ने हैं ये भी आपके इस टाइम टेबल में आ जाता है, और आप उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो है वो हर एक विषय को वैल्यू दीजिए। कई बार ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट्स को आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ को आप ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर आप वहां जाकर के मार्क्स फाइनली लूज कर जाते हैं, जो कि आपके परसेंटेज को फिर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हर सप्ताह सेल्फ टेस्ट दे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, टेस्ट देने की ट्रिक को बहुत काम आती है। देखिए कुछ क्वेश्चंस अच्छे से खुद ले लीजिए और फिर बाद में आप खुद ही उनको लिखिए, उनके आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद में आप एक बार आंसर्स को चेक कीजिए, जो भी आंसर शीट आपके पास में उन क्वेश्चंस की है, क्या आप वैसा ही लिख रहे हैं जैसा कि डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। अगर आप वैसा ही लिख रहे हैं तो खुद मार्किंग कीजिए, मार्किंग भी थोड़ा सा टाइट कीजिए। हो सकता है आपको लगता है कि यहाँ पर मैं इससे बेहतर लिख सकता था, तो मार्क्स कम दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपना एनालिसिस स्वयं करेंगे और ये आपको एग्जाम तक लाते लाते बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। अच्छी शब्दावली आपके पास में होगी, अच्छे वर्ड्स होंगे आपके पास में, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। सेल्फ टेस्ट देने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप 100 आउट ऑफ 100 की उम्मीद करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देखिए पिछले साल या उससे पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस उठाते हैं, उनसे प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको फायदा क्या मिलता है। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस एक तो रिपीट होने की संभावना रहती है, दूसरा क्वेश्चंस का लेवल क्या है ये पता चलता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये पता चलता है। आजकल आपको पता है कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत सामान्य तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। कई बार कुछ आप पर छोड़ दिया जाता है कि आप उसको किस प्रकार से आंसर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर्स में जाकर के सॉल्व करते हैं तो आप अपने आप को तैयार करते हैं आने वाले फेज के लिए, जहां आप एनुअल एग्जाम में बैठेंगे और आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उत्तर प्रस्तुतिकरण, देखिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि आपने बहुत कुछ अच्छा कर लिया लेकिन प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई तो मजा सारा किरकिरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक अच्छा सा भोजन बना रहे हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाए, टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप ले जाकर के उसको टेबल पर परोसते हैं तो वहां आपने प्रेजेंटेशन कैसा किया है, क्योंकि कई बार अच्छा प्रेजेंटेशन सामने वाले के मुंह में पानी ला सकता है। यानी कि एग्जाम में जब आपका कॉपी चेक हो रही होगी तो उस समय जब नंबर देने होंगे तो प्रेजेंटेशन बहुत मदद करेगा। मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो फिर आपको नंबर भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। आपका जो लेखनी है वो अगर अच्छी है तो जो मार्क्स देने वाला है वो हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे मार्क्स देने का सोचेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें उसको समझ में नहीं आती है तो हो सकता है थोड़ा सा खींच करके नंबर दे। आप सही भी लिख रहे हैं तो भी उसको पसंद नहीं आ रहा है, प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा नहीं है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। सभी विषयों को समय दें, ये तो मैंने आपको बता दिया। सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज मिलना चाहिए। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपके लिए टफ लग रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे चल करके मार्क्स लूज करवा सकता है। कमजोर विषय पर फोकस करें, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि आपको लग रहा है इंग्लिश आपका सबसे कमजोर विषय है, मतलब जिसमें आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, हिंदी में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, राजनीति विज्ञान में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आपकी हिस्ट्री में पकड़ अच्छी नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, थोड़ा ज्यादा समय दीजिए उस पर, और किसी ट्रिक के साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आप उस सब्जेक्ट को भी अच्छा कर पाएंगे। कई बार हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि उस सब्जेक्ट को 11th में बहुत ज्यादा टफ मानते थे, 12th में वही सब्जेक्ट उन लोगों के लिए बहुत ईजी बन गया और 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ गए। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मोबाइल का सही प्रयोग करना है। मोबाइल का सही प्रयोग का मतलब यह है, मोबाइल हमारे हाथ में एक ऐसा गैजेट है जिसमें न केवल पढ़ाई बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके टाइम पास के लिए भी होती है। मतलब जब आप पढ़ रहे होते हैं, बीच में आप जैसे ही कुछ चेंज करते हैं, आपने सोशल मीडिया पर जाकर के कुछ देखना शुरू किया, आपका मन अगर वहां लग गया तो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो कि आप पढ़ाई के लिए दे सकते थे, आपने वहां पर बेफिजूल खराब कर दिया है। तो आपका पढ़ाई के समय केवल फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। मोबाइल पर आप किसी भी एंटरटेनमेंट के लिए अधिक समय न दें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पढ़ते समय हम स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, और जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर हम मन लगाकर नहीं पढ़ सकते, हमारा दिमाग भी अच्छा नहीं काम करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर ही स्वस्थ नहीं है, मस्तिष्क कैसे स्वस्थ होगा। तो इसमें आपको नींद भी प्रॉपर लेनी है।
आपको हो सकता है थोड़ा समय एक्सरसाइज योग के लिए भी देना पड़ सकता है, और जितना समय आपको मिल रहा है उसमें से कुछ समय आप अच्छा भोजन करने पर भी दीजिए, थोड़ा रेस्ट करने पर भी दीजिए। भोजन में भी आप उन चीज़ों का प्रयोग करें जो कि आपके लिए एनर्जेटिक होती है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ने में मदद करती है। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो हो सकता है नुकसानदायक हो, अगर आप पुराना भोजन पड़ा हुआ खाएंगे तो हो सकता है आपके शरीर में आलस की प्रवृत्ति जन्म ले लो और आप पढ़ नहीं पाए, आपका शरीर जो है वो बीमार हो जाए। इसलिए आपको खाने पीने का और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा लक्ष्य बहुत हाई लेवल का नहीं होगा तब तक हम वहां तक पहुंचने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं, हम 99 पर आकर के अटक जाते हैं। हमने 99 का सोच लिया, हम उससे भी पीछे रह जाएंगे, हमने 90 का सोच लिया, हम उससे भी पीछे रह जाएंगे। तो आपका टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए। टारगेट जितना बड़ा होगा आपकी अप्रोच भी उतनी ही बड़ी होगी, आप वहां पर बहुत सफलतापूर्वक बढ़ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने अगर इन सभी चीजों को फॉलो किया तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को 12th क्लास के अंदर अपनी पढ़ाई करने में बहुत मदद मिलने वाली है। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोस में। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।